हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, हम लोगों ने कोशिका के ऊतक के बारे में हम लोगों ने सरल स्थायी ऊतक के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोगों को पढ़ना है एपिडर्मिस के बारे में। ठीक है, ये अगला पॉइंट है उसी चैप्टर का। एपिडर्मिस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहली चीज, अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें होती हैं, बारी बारी से देखेंगे। देखिए, एपिडर्मिस जो होता है ये कोशिकाओं का सबसे बाहरी परत होता है। ठीक है, यह कोशिकाओं का सबसे बाहरी परत होता है। किसकी बात कर रहे हैं, तो हम एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं। तो एपिडर्मिस क्या है, तो यह कोशिकाओं का सबसे बाहरी परत है। यह कोशिकाओं की ही परत का बना होता है, यानी कोशिकाओं का जो बाहरी परत होता है उसी का बना होता है। यानी कोशिकाओं की परत का बना होता है कौन, एपिडर्मिस बना होता है। ठीक है, और यह एपिडर्मिस जो होता है यह शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले जो पादप होते हैं उनमें मोटी परत के रूप में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, शुष्क स्थानों पर उनमें क्या पाया जाता है, मोटी परत के रूप में यह पाया जाता है। ये चीज हो गई किसके बारे में, एपिडर्मिस के बारे में। यह चीज निकल कर आ रही है एपिडर्मिस। अब देखिए एपिडर्मिस में क्या होता है, तो एपिडर्मिस जो होता है ये क्या करता है, तो पादपों में से जल क्षय को रोकता है, परजीवियों से बचाता है। ठीक है, और क्या बचाता है, तो यांत्रिक प्रवर्ध यानी यांत्रिक आघात जो होते हैं उनसे भी ये क्या करता है, जल क्षय होने वाली चीजों से, यानी यांत्रिक आघात की वजह से भी जो जल का क्षय होगा उससे भी ये क्या करता है, पौधों को बचाता है। ठीक है, ये काम हो गया किसका, तो एपिडर्मल कोशिकाओं का। और ये जो एपिडर्मिस कोशिकाएं होती हैं ये क्या होती हैं, चिपटी होती हैं। कैसी होती हैं, चिपटी होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यही एपिडर्मिल जो कोशिकाएं होती हैं, जो एपिडर्मल कोशिकाएं होती हैं ये पत्तियों में भी पाई जाती हैं। और इन जब ये पत्तियों में जब होती हैं तो इन कोशिकाओं में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। तो ये जो छिद्र होता है इसी को स्टोमेटा कहा जाता है। ठीक है, और इन्हीं स्टोमेटा के ऊपर यानी इन्हीं छिद्र के ऊपर दो रच्छी कोशिकाएं वृक्क के आकार की पाई जाती हैं। ठीक है, जिन्हें रच्छी कोशिकाएं कहा जाता है। और इसी छिद्रों से किसके, तो स्टोमेटा छिद्र जो होते हैं जो एपिडर्मिक कोशिकाओं में बने होते हैं, इन्हीं छिद्रों से दो मुख्य काम होते हैं। पहला होता है गैसों का आदान प्रदान होना, दूसरा जो होता है कि जल का वाष्प उत्सर्जन होना, यानी जल क्या होता है इसमें से बाहर निकल जाता है। ये काम है किसका, तो एपिडर्मिल कोशिकाओं का। ये हो गया पत्तियों में, तनों की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं जड़ों में। तो जो ये एपिडर्मिल कोशिकाएं जब ये जड़ों में पाई जाती हैं तो ये क्या करती हैं, वहां पर जल को अवशोषण करने का काम करती हैं। तो उन जड़ों में क्या होता है, प्रवर्ध पाया जाता है। ये बाल जैसी संरचना होती है जिनकी वजह से अवशोषण क्षमता यानी अवशोषण का क्षेत्र जो होता है वो बढ़ जाता है, जिससे कि अवशोषण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो और वो क्या हो जाता है, जल को अवशोषित कर लेते हैं। ये काम है एपिडर्मिल कोशिकाओं का। ठीक है, ये हम लोग पढ़ रहे थे एपिडर्मिस के बारे में। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, थोड़ा और भी आगे बात करेंगे। देखिए, हमने क्या कहा कि जो एपिडर्मिस होता है, ठीक है, एपिडर्मिस एपिडर्मिस कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत से बनी होती है। कह रहा है कि एपिडर्मिस कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत होती है, पहले लिख लीजिए, होती है। यह यह प्रायः कोशिकाओं की परतों से कोशिकाओं की परतों से बनी होती है। कौन बना होता है, तो एपिडर्मिस की बात हम कर रहे हैं। पहली चीज ये निकल कर आ गया एपिडर्मिस के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे, इसी में करेंगे कि ये क्या करते हैं। तो एपिडर्मिस कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, एक रच्छी परत बनाती हैं, या कहा जाए कि ये पादपों में जो परत बनाती हैं इनकी वजह से जो परत बनती है वो मोटी बनती है। तो क्या लिख सकते हैं कि शुष्क स्थानों पर पर
मिलने वाले पौधों में शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पौधों में क्या होता है, यह मोटी होती है। यह मोटी होती है। अच्छा, मोटी होने पर क्या करती है, जिसके कारण पादपों से जल क्षय को रोकती है। ठीक है, कौन रोकता है, तो यही एपिडर्मिस। यह पादपों को बाह्य परजीवी व यांत्रिक आघात से होने वाले जल क्षय से भी बचाती है। ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा कि यहाँ से देखिए, शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पौधों में यह मोटी होती है, जिसके कारण पादपों में जल क्षय को रोकती है। यह पादपों को बाह्य जल परजीवी या यांत्रिक आघात से होने वाले जल क्षय से बचाती है। ये चीज निकल कर आता है एपिडर्मिस। यह कोशिकाएं प्राय क्या होती हैं, प्रायः चपटी होती हैं। यह कोशिकाएं प्रायः चपटी होती हैं। ठीक है, यह कोशिकाएं कैसी होती हैं, तो प्रायः कैसी होती हैं, तो प्रायः चपटी होती हैं। ठीक है, इसकी बात हो गई। एपिडर्मिस, अब देखिए कहा जा रहा है कि पत्तियों में पाए जाने वाली डर्मिस, पत्तियों में पाई जाने वाली एपिडर्मिस कोशिकाएं, पत्तियों में पाई जाने वाली एपिडर्मिस कोशिकाएं, ठीक है, कोशिकाओं में, पत्तियों में पाई जाने वाली एपिडर्मिस कोशिकाओं में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, देखिए अभी तक तो हमने पादपों के तनों के बारे में बात किया या उनके बाहरी आवरण के बारे में बात किया। अब हम बात कर रहे हैं तो पत्तियों में जो पाई जाने वाली एपिडर्मिस कोशिकाएं होती हैं, उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे स्टोमेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है। और इन्हीं छिद्रों के ऊपर दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें रच्छी कोशिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो रच्छी कोशिकाएं कहा जाता है। इन्हीं छिद्रों के ऊपर दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें रच्छी कोशिकाएं
कोशिकाएं कहते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, तो रक्षी कोशिकाएं कहा जाता है। 2 मिनट। चलिए ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, तो रक्षी कोशिकाएं कहा जाता है। अब स्टोमेटा के मुख्य कार्य ये हो गया, देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, स्टोमेटा के मुख्य कार्य देखिए, पहला और दूसरा। स्टोमेटा के 2 मुख्य कार्य क्या क्या है। एक काम है कि यह क्या करता है, इन्हीं छिद्रों के जरिए गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। इन्हीं छिद्रों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, यानी जो छिद्र जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, इन्हीं छिद्रों के जरिए क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। दूसरा क्या होता है, इन्हीं के द्वारा वाष्पोत्सर्जन। किसकी बात कर रहे हैं, तो वाष्प उत्सर्जन का भी काम इन्हीं के द्वारा होता है। क्या होता है, तो वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, करा इन्हीं के द्वारा वाष्पोत्सर्जन यानी जल निकलने की क्रिया, जल निकलने की क्रिया होती है। देखिए, मैंने इतनी बड़ी चीज़ों को मैंने शॉर्ट में करके लिख दिया ताकि आपको डायरेक्ट 2 कार्य, मुख्य कार्य आपको याद हो जाए। किसके, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ स्टोमेटा की। ठीक है, ये चीज़ें 2 चीज़ें निकल कर आ गई। अब बात करते हैं, यहीं से आगे बढ़ते हैं, स्टोमेटा के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, सॉरी, स्टोमेटा कर रहे हैं, एपिडर्मिस के बारे में। तो जब शुष्क स्थानों पर या मरुस्थलीय स्थानों पर जब जाएंगे, ठीक है, तो अरे मरुस्थलीय स्थानों पर जब जाएंगे, तो मरुस्थलीय स्थानों की बात, रुक जाइए, पहले मरुस्थलीय स्थानों से पहले हम बात कर लेते हैं कि यही एपिडर्मल कोशिकाएं जो होती हैं, एपिडर्मल कोशिकाएं, ये पाई जाती हैं जड़ों में। ठीक है, तो जब ये जड़ों में पाई जाती हैं, तो ये एपिडर्मल कोशिकाएं जो जड़ों में पाई जाती हैं, ये जल अवशोषण का काम करती हैं। तो मिट्टी से क्या करती हैं, जल का अवशोषण करती हैं। तो इन जड़ों में क्या होता है, प्रवर्ध पाई जाती है, ये बाल होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बाल होते हैं, बाल जैसी संरचना होती है, जिन्हें प्रवर्ध कहा जाता है। और ये क्या होता है, इनके क्षेत्र को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि अवशोषण क्षमता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। किसकी बढ़ जाती है, तो एपिडर्मल कोशिकाओं की, जिससे ये क्या कर सके, जल को क्या करें, जल को क्या कर सकें, अवशोषित कर सकें। तो देखिए हम क्या कह रहे हैं, जड़ों में पाई जाने वाली एपिडर्मल, जड़ों में पाई जाने वाली एपिडर्मल कोशिकाएं, जड़ों में पाई जाने वाली एपिडर्मल कोशिकाएं, जड़ों में पाई जाने वाली एपिडर्मल कोशिकाएं जल का अवशोषण करने का कार्य करती हैं, जल के अवशोषण करने का कार्य करती हैं। ठीक है, यानी जल को सोखने का कार्य करती हैं। उनमें बाल जैसे प्रवर्ध होते हैं, किनमें, इनमें बाल जैसे क्या होते हैं, तो प्रवर्ध पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, तो प्रवर्ध पाए जाते हैं, बाल जैसे प्रवर्ध
होते हैं, क्या करते हैं ये, तो ये बाल जैसे प्रवर्ध होते हैं जिससे कि जड़ों में कुल अवशोषण सतह बढ़ जाता है, जिससे कि जड़ों में कुल अवशोषण सतह बढ़ जाता है। अवशोषण सतह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और ऐसे करने पर अवशोषण की क्षमता यानी जल के अवशोषण की क्षमता में वृद्धि हो जाती है, जिससे कि जड़ों में अवशोषण सतह बढ़ जाती है, जिसके कारण जल अवशोषण में वृद्धि हो जाती है। जल अवशोषण में क्या हो जाती है भाई, तो वृद्धि हो जाती है। ये चीज निकल कर आ रहा है। किसकी बात कर रहे हैं हम, तो हम बात कर रहे हैं जो जड़ों में पाए जाने वाले एपिडर्मल कोशिकाएं होते हैं। अब मरुस्थल में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं उनके बाहरी, ठीक है, बाहरी परत पर या बाहरी क्षेत्र पर क्या होता है, तो इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा एक रासायनिक पदार्थ का मोटा परत बनता है। ठीक है, तो ये जो एपिडर्मल कोशिकाएं होती हैं ये एक रासायनिक पदार्थ छोड़ती हैं, जिसकी वजह से रेगिस्तान में जो प्लांट होते हैं, रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं, जो पादप होते हैं, उस पर एक मोटी परत बनती है। और यह मोटी परत किसकी बनती है, तो क्यूटीन नामक रासायनिक पदार्थ का एक मोटी परत बनता है। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पादपों पर ये पाया जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये चीजें हो गई। देखिए मैंने कहा मरुस्थली, ठीक है, देखिए एक एक चीज को मैंने सरल करके बताया ताकि आपको पूरी चीजें लर्न हो जाए, तो इसको आराम से पढ़ते रहिए। तो मरुस्थली पौधों के बाहरी सतह पर एपिडर्मल कोशिकाएं क्यूटीन नामक रासायनिक पदार्थ की परत बनाती हैं, जिससे जल क्षय रुक जाता है। जल क्षय क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, और यह क्या करता है, जिसकी वजह से जल क्षय रुकने की वजह से क्या होगा, तो पौधों में जो जल होगा उसकी मात्रा बनी रहेगी, ये चीज मिलता है। अब आइए देखिए, जैसे जैसे प्लांट बड़े होते हैं उनके बाहरी आवरण में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो जब ये बाहरी आवरण में जब परिवर्तन होना शुरू होता है तो जो छाल पाई जाती है उनकी कोशिकाएं लगभग मृत होती हैं। छालों में पाई जाने वाली कोशिकाएं क्या होती हैं, लगभग मृत होती हैं, मरी हुई होती हैं। तो जब ये मरी होती हैं तो इनकी वजह से क्या देखने को मिलता है वो सुन लीजिए। तो ये क्या होता है कि ये बिना अंतःकोशिकीय स्थानों की होती हैं, यानी इनमें कोई भी अंतःकोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते हैं, यानी कोशिकाओं के बीच में स्थान नहीं पाया जाता है, एक दूसरे से सटी रहती हैं। और इनकी जो भित्ति होती है, इन कोशिकाओं की जो भित्ति होती है सुब्रीन नामक पदार्थ की बनी होती है। ठीक है, यानी जो छाल होते हैं वृक्ष के, ठीक है, क्योंकि ये जब पौधे बढ़ना शुरू करते हैं तो इनके छालों में, इनके बाहरी आवरण में परिवर्तन होता रहता है। किसमें परिवर्तन होता है, तो एपिडर्मिस कोशिकाओं में परिवर्तन होने शुरू होता है। तो ये मृत कोशिकाएं निर्माण करना शुरू करती हैं। तो ये मृत कोशिकाओं के निर्माण की वजह से, यानी इनके कोशिकाओं के बीच का स्थान खत्म हो जाता है, एकदम एक दूसरे से क्या होती हैं, एकदम नजदीक आ जाती हैं। और ये क्या करती हैं, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका होंगी प्लांट की, तो प्लांट में कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये
कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सुबरीन नामक पदार्थ की बनी होती है, जिससे क्या होता है, इन प्लांटों का क्या हो जाता है, रक्षा होता है। ठीक है, ये चीज हो गया आपका एपिडर्मिस के बारे में। यहाँ पर आपका एपिडर्मिस खत्म होता है। आपको बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना, जितना मैंने बता दिया इससे ज़्यादा क्लास 9 में नहीं दिया हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे जटिल स्थायी ऊतक यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। देखिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है, जटिल स्थायी ऊतक जो होता है वो दो भागों में हमने बांटा था। जटिल स्थायी ऊतक को दो भागों में हम लोगों ने बांट दिया था। एक था आपका जाइलम, जाइलम, ठीक है, एक था फ्लोएम, ठीक है। ये दो चीजें बात हुई थी, एक जाइलम की बात हुई थी और एक फ्लोएम की बात हुई थी। पहले हम लोग जटिल स्थायी ऊतक के बारे में अच्छे से जान लें, उसके बाद हम इन दोनों के बारे में पढ़ लेंगे, अच्छी से तैयारी हो जाएगी। देखिए जटिल स्थायी ऊतक क्या होता है। सरल स्थायी ऊतक में जितने भी ऊतक थे उनमें एक जैसी कोशिकाएं पाई जाती थी। उनके संरचना एक थे, उनके कार्य भी एक थे, वो यूनिट की तरह कार्य करते थे। लेकिन जटिल स्थायी ऊतक जो होता है उसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं, तो जटिल स्थायी ऊतक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, कोशिकाएं का पाई जाती हैं और यह कोशिकाएं एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करती हैं। एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं और यह सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करती हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी जटिल स्थायी ऊतक के बारे में बात हो गई। मैंने क्या बोला, देखिए मैंने कहा इसकी बात कर रहे हैं, हमने कहा कि यह एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। यह सारी कोशिकाएं एक साथ मिलकर, ये सारी कोशिकाएं एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करती हैं। यहाँ पर ये खत्म होता है जटिल स्थायी ऊतक के बारे में। अब हम इनके पार्ट पढ़ेंगे। पहला पढ़ना हमको इसमें जाइलम के बारे में। आइए देखते हैं। अच्छा, हिंदी में इनके नाम भी बड़े अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम में आपको इनके बारे में सारी चीज़ें मिलती जाएंगी, आप इसको पढ़ते जाइएगा। चलिए आइए देखते हैं जाइलम और फ्लोएम। देखिए पहली बात तो इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संवहन ऊतक। अब संवहन का अर्थ समझ लीजिए। संवहन का अर्थ क्या होता है, संवहन का अर्थ होता है कि वह माध्यम जिससे क्या हो, किसी चीज को किसी स्थान पर पहुंचाया जा सके। ठीक है, यानी जल को, खनिज को, भोजन को, ठीक है। प्लांट में पत्तियों से भोजन को सभी भागों में पहुंचाया जाता है और जड़ से
पानी यानी जल को और खनिज को पूरे प्लांट में पहुंचाया जाता है, यानी पूरे पादप में पहुंचाया जाता है। इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है, संवहन ऊतक कहा जाता है। और ये दोनों मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, तो संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, इसको देखिए, इसकी बात कर रहे हैं। इन्हें किसकी बात कर रहे हैं, तो जाइलम और फ्लोएम को, ठीक है। लिख सकते हैं इन दोनों को संवहन संवहन ऊतक कहा जाता है। संवहन ऊतक कहा जाता है। अभी मैंने संवहन के बारे में बता दिया है, ठीक है। तो इन दोनों को संवहन ऊतक कहा जाता है और ये मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। और यह मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। कौन करता है भैया, तो जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। अब हम पढ़ने चल रहे हैं इसका पहला टॉपिक। इसमें पहला प्रकार है आपका जाइलम, जिसके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, हम लोग पढ़ने चल रहे हैं जाइलम के बारे में। देखिए जाइलम क्या होता है, तो जाइलम के भी कुल मिलाकर आपके पास क्या होते हैं, 5 भाग होते हैं, ठीक है। हम इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। पहला होता है आपका ट्रैकिड, ठीक है, जिसको वाहिनिकिया कहते हैं। फिर दूसरा होता है आपका वाहिका, ठीक है। दूसरा क्या होता है, सॉरी 4 ही होते हैं। एक होता है ट्राइकिड, जिसे वाहिनिका कहते हैं। दूसरा होता है वाहिका। तीसरा होता है जाइलम फाइबर। और एक होता है आपका जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। ये 4 इस कंपोनेंट से, या कहा जाए 4 घटकों से यह मिलकर बना होता है। तो जाइलम इसके मुख्य 4 घटक होते हैं। इसके मुख्य 4 घटक होते हैं। हम चारों के बारे में पढ़ेंगे। हमने शुरू में ही इसका आपको ग्राफ भी दिखा दिया था, लेकिन आज फिर हम इसके बारे में दिखा देते हैं, आपको पढ़ा देते हैं। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए हम पहला बात करने चल रहे हैं ट्रैकिड, ठीक है। पहला क्या है, ट्रैकिड है। इसी को वाहिनिका कहते हैं। क्या कहते हैं, तो वाहिनिका, ठीक है। ये हो गया, पहला हो गया वाहिनिका। फिर दूसरा है वाहिका। दूसरा क्या है आपका, वाहिका। पहला वाहिनिका, दूसरा वाहिका, फिर जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। फिर जाइलम किसकी बात किए हैं, तो फाइबर की बात किए हैं। जाइलम फाइबर, ये इसके 4 मुख्य हैं। अब इन्हीं के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, आराम से पढ़िए, समझ जाइए, बस बात खत्म, ठीक है। देखिए ट्रैकिड और वाहिका, यानी वाहिनिका और वाहिका की कोशिका भित्ति मोटी होती है, ठीक है। यानी हम इन दोनों की बात कर रहे हैं। देखिए इन दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों की बात कर रहे हैं। इनकी कोशिका भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है, ठीक है। इनकी कोशिका भित्ति कैसी होती है भैया, तो मोटी होती है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि इनकी अधिकांश
ठीक है, परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं। इनकी अधिकांश परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं। किसकी अधिकांश परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं? तो ट्रैकिड की और वाहिका की अधिकांश परिपक्व कोशिकाएं क्या होती हैं? मृत होती हैं। इनकी अधिकांश परिपक्व कोशिकाएं क्या होती हैं? तो मृत होती हैं। किसकी होती हैं? तो ट्रैकिड और वाहिका, वाहिनिका, वाहिका या वाहिनिका, ट्रैकिड, ठीक है। ट्रैकिड को ही वाहिनिका कहते हैं और दूसरी होती है वाहिका। इनकी कोशिकाएं भित्ति मोटी होती हैं और और इनके जो अधिकांश कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं? मृत होती हैं। और इसकी संरचना जो होती है वो नलिकाकार होती है। इनकी संरचना कैसी होती है? तो नलिकाकार होती है। इनके द्वारा पानी और खनिज का क्या होता है? ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। इनके द्वारा पानी और खनिज का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। देखिए फिर से, इनकी संरचना नलिकाकार होती है। नलिकाकार होती है। इनके द्वारा पानी व खनिज का संवहन ऊर्ध्वाधर होता है। ठीक है, इनके द्वारा पानी और खनिज का संवहन ऊर्ध्वाधर होता है। फिर से सुन लीजिए, मैं बात कर रहा हूँ वाहिका और वाहिनिका का। वाहिका और वाहिनिका में जो कोशिका भित्ति होती है वो मोटी होती है। इनकी अधिकांश कोशिकाएं मृत होती हैं, वो भी परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं। इनकी संरचना नलिका के आकार की होती है और इनके द्वारा जल तथा खनिज का क्या होता है? ऊर्ध्वाधर यानी संवहन होता है। ये निकल कर बात आ गई ट्रैकिड की। यह और क्या करते हैं? तो यह क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, ये सारी चीजें आप सिर्फ पढ़ते रहिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आइए, ये आपका हो गया, किसके बारे में हमने पढ़ लिया? ट्रैकिड और वाहिका की बात पढ़ ली। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, थोड़ा सा जानेंगे जाइलम पैरेनकाइमा के बारे में। इसको देख लीजिए, चलिए। जाइलम पैरेनकाइमा, देखिए हम इसकी बात करने चल रहे हैं। ये देखिए, देख लेते हैं, जाइलम पैरेनकाइमा की बात करने चल रहे हैं। तो जाइलम पैरेनकाइमा क्या करता है वो सुनिए। यह पैरेनकाइमा आपको शुरुआत में ही पढ़े थे, पैरेनकाइमा का काम क्या होता है। तो यह पैरेनकाइमा भोजन का क्या करता है? संग्रहण करता है। ठीक है, यानी भोजन संग्रहित करता है। कौन? ये पैरेनकाइमा। ठीक है, ये पैरेनकाइमा क्या करता है? तो भोजन को संग्रहित करता है। यह इसको हटा दीजिए। यह भोजन को संग्रहित करने का काम करता है। यह भोजन को क्या करता है? संग्रहित करने का काम करता है। ठीक है, अब देखिए,
अब सुनिएगा ध्यान से, यह इतना ही इसका काम है कि यह भोजन का क्या करता है, संग्रहित करता है। ये हो गया। और जाइलम फाइबर, अब जाइलम फाइबर के बारे में देख लीजिए। तो जाइलम फाइबर क्या करता है, तो यह पौधों को सहारा देने का कार्य करता है। यह पौधों को सहारा देने का कार्य करता है। कौन, तो जाइलम फाइबर, यह पौधों को सहारा देने का काम करता है। और जो जाइलम पैरेन्काइमा है, ये भोजन संग्रहित करने का काम करता है। यहाँ पर हो गया आपका जाइलम समाप्त। अब हम पढ़ेंगे पैरेन्काइमा के बारे में। देखिए पैरेन्काइमा क्या है, ये हो गया। चलिए अब हम पढ़ने चल रहे हैं फ्लोएम के बारे में। चलिए फ्लोएम के बारे में पढ़ते चलेंगे, लर्न करते चलेंगे, ठीक है। देखिए फ्लोएम में मुख्यतः 5 प्रकार के घटक होते हैं, ठीक है। ये 5 घटकों से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसमें होती हैं चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिकाएं, ठीक है, यानी चालनी नलिका भी कह सकते हैं, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशा यानी फ्लोएम फाइबर से मिलकर बना होता है। इसके कुल 5 घटक होते हैं। इसके कुल 5 घटक होते हैं, ठीक है। इसके कुल 5 घटक होते हैं। सबके बारे में जान लेंगे बारी बारी से। पहला, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। पहला मैंने क्या बताया, तो पहला फिर से सुनिएगा। पहला मैंने बताया चालनी कोशिकाएं। क्या बताया, चालनी कोशिकाएं, फिर चालनी नलिका, फिर साथी कोशिकाएं, फिर उसके बाद फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। चालनी कोशिकाएं, चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिका, फिर उसके बाद साथी कोशिकाएं, फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर या रेसे भी कहते हैं इनको, फ्लोएम फाइबर। ये इसके 5 घटक होते हैं। चालनी नलिका, चालनी कोशिकाएं, फिर साथी कोशिकाएं, फिर उसका फ्लोएम पैरेन्काइमा, फिर फ्लोएम फाइबर से मिलकर ये बना होता है, ठीक है। ये इतने इसमें देखने को आपको मिलेगा। देखिए अब सुनिएगा ध्यान से, चालनी नलिका का क्या काम होता है। यह छिद्रित भित्ति वाली और नलिकाकार कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। यह कोश की बात कर रहे हैं तो चालनी नलिका की बात कर रहे हैं। तो ये कैसी होती हैं, तो यह छिद्रित भित्ति वाली होती हैं और नलिकाकार कोशिकाओं क्या करती हैं, नलिकाकार कोशिकाएं होती हैं। चालनी भित्ति, देखिए मैंने क्या कहा, तो मैंने कहा कि यह छिद्रित भित्ति वाली होती हैं और क्या करती हैं, तो नलिकाकार कोशिकाओं का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं, ठीक है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। क्या करता है, फ्लोएम पत्तियों से भोजन को क्या करते हैं, विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। और फ्लोएम रेशे छोड़कर फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती है। कह रहा है कि फ्लोएम रेशे को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जो होती हैं वो जीवित कोशिकाएं होती हैं, यानी सारी कोशिकाएं क्या होती हैं, जीवित होती हैं। मैंने कहा कि ये चालनी, किसकी बात कर रहा हूँ, चालनी नलिका, किसकी बात कर रहा हूँ, तो चालनी नलिका की बात कर रहा हूँ। ये जो चालनी नलिका होती है, ये कैसी नलिका होती है, तो छिद्रित भित्ति वाली होती है। यह छिद्रित भित्ति वाली कोशिका है, छिद्रित भित्ति वाली कोशिका है। और क्या होता है, तो यह नलिकाकार कोशिका होती है। यह नलिकाकार
कोशिका होती है। ये चीज निकल कर आ गया कि यह नलिकाकार कोशिका होती है। फ्लोएम रेशे को छोड़कर, इसको छोड़कर भैया, इसको छोड़कर बाकी जितने भी हैं ये जितने भी हैं ये कैसे होते हैं, इनमें कैसी कोशिकाएं होती हैं, तो जीवित कोशिकाएं होती हैं। कैसी कोशिकाएं होती हैं, तो जीवित कोशिकाएं, यानी इसमें जो होता है मृत कोशिका, मृत कोशिकाएं, और इन सभी में जीवित कोशिकाएं क्या होती हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, जीवित कोशिकाएं होती हैं। ये हो गया आपका फ्लोएम के बारे में। और फ्लोएम का मुख्य काम क्या होता है, तो भोजन का क्या करता है, हर जगह भोजन को पहुंचाता है, यानी भोजन का संवहन करता है। पत्तियों से भोजन का संवहन, यानी पत्तियों से प्रत्येक भाग में भोजन को पहुंचाने का काम करता है। कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। ये हो गया आपका खत्म। अब यहाँ से पादप ऊतक खत्म, अब जंतु ऊतक यहाँ से शुरू होगा। चलिए देखते हैं जंतु ऊतक के बारे में। सॉरी एनिमल टिश्यू। देखिए कोई चीज बार बार पढ़ाते रहते हैं तो वही दिमाग में रहता है, इस वजह से ऐसा हुआ। अब देखिए जंतु में, इसमें बात किया जाता है कि एपिथीलियमी ऊतक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, तो एपिथीलियमी ऊतक की बात करेंगे। जैसे जंतु ऊतक पादप ऊतक से बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, तो हम अब इसी में बात कर रहे हैं जंतु ऊतक में, तो एपिथेलियमी ऊतक की बात कर रहे हैं। तो एपिथेलियमी ऊतक जो होता है वो जंतु के शरीर को ढकने तथा बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला ऊतक होता है। जंतु में बात कर रहे हैं, जंतु में एपिथेलियमी ऊतक जो होता है वो जंतु के शरीर को ढकने तथा बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक होते हैं। यह त्वचा में पाए जाते हैं, मुंह में पाए जाते हैं, आहार नली में पाए जाते हैं, रक्त वाहिनी नलिका में पाए जाते हैं, और फेफड़ों की कुपिका में पाए जाते हैं, और वृक्कीय नली में भी ये ऊतक पाए जाते हैं। यह ऊतक एक दूसरे से सटे होते हैं। ये ऊतक क्या होते हैं, एक दूसरे से सटे होते हैं। तो हम पढ़ने चल रहे हैं एपिथेलियमी ऊतक। देखिए जितना बार बार जितना पढ़ेंगे उतना आपका तैयार होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से मैं बार बार दोहराता हूँ, बार बार आपके सामने प्रैक्टिस करता हूँ ताकि आपको तैयार होता रहे। तो एपिथेलियमी ऊतक, एपिथेलियमी ऊतक। ठीक है, ये हो गया आपका एपिथेलियमी ऊतक। देखिए मैंने क्या कहा, यह शरीर को ढकने तथा बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला ऊतक है। यह शरीर को ढकने तथा बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला ऊतक है। यह मुंह, किसकी बात की है, तो मुंह में, सॉरी पहला त्वचा में, त्वचा, मुंह, आहार नलिका में, त्वचा में, मुंह में, ठीक है, रक्त वाहिनी नलिका में, रक्त वाहिनी नलिका में, ठीक है, रक्त वाहिनी त्वचा में, मुंह में, आहार नली में या आहार नलिका में या रक्त वाहिनी नलिका में। ठीक है, ये चीज हो गया। फिर कहाँ होता है, फेफड़ों की कुपिका में, ठीक है, फेफड़ों की कुपिका में, और वृक्कीय
वृक्कीय नली में पाया जाता है, वृक्कीय नली में पाया जाता है। ठीक है, वृक्कीय नली में पाया जाता है। ठीक है, क्या कौन पाया जाता है? ये पाया जाता है। और यह सारे ऊतक एक दूसरे से क्या होते हैं? सटे रहते हैं। यह ऊतक एक दूसरे से सटे रहते हैं। एक दूसरे से क्या रहते हैं? तो सटे रहते हैं। अब देखिए, इपिथेलियमी ऊतक जो होते हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः हम लोग कुल मिलाकर इसमें 5 प्रकार के पढ़ेंगे। 4 तो मुख्य हैं और 5 जो है वो लास्ट में मैं बता दूंगा, तो उसके बारे में जान लीजिए। तो इपिथेलियमी ऊतक के प्रकार देखिए, ये पहले देख लीजिए। ठीक है, चलिए। ठीक है, देखिए इपिथेलियमी ऊतक के प्रकार देखिए। इसमें मुख्यतः तो मैंने क्या कहा अभी, 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका सल्की, दूसरा होता है स्तंभाकार, तीसरा होता है घनाकार, चौथा होता है स्तरीय सल्की। ठीक है, सल्की, स्तंभाकार, घनाकार, फिर उसके बाद क्या बताया? स्तरीय सल्की। ठीक है, पहला मैंने बता दिया आपको, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, देखिए पहला है आपका सल्की। किसकी बात कर रहा हूँ? तो सल्की देखिए है तो कई प्रकार के, ठीक है, लेकिन जो आप क्लास 9 में दिया है हम उसी की बात करेंगे। तो ये है सल्की, फिर स्तंभाकार, फिर क्या बोला हूँ? घनाकार, फिर स्तरीय। देखिए स्तरीय सल्की, अब एक सल्की है और एक स्तरीय सल्की, यही समझना है आपको। तो स्तरीय सल्की, चलिए हम एक एक के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद नोट्स बना लेंगे। देखिए सुनिए, कोशिकाओं में रक्त नलिका स्तर और कुपिका, जहाँ पदार्थों का संवहन, ठीक है, वर्णात्मक पारगम झिल्ली द्वारा होता है। ठीक है, मैंने क्या कहा? तो मैंने कहा कि कोशिका में, ठीक है, रक्त नलिका स्तर या कुपिका, रक्त नलिका स्तर, कोशिकाओं में रक्त नलिका स्तर और कुपिका, जहाँ पर पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारगम झिल्ली द्वारा होता है, वहाँ पर चिपटी इपिथेलियमी ऊतक कोशिकाएं होती हैं। कैसी होती हैं? तो चपटी इपिथेलियमी ऊतक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, ये चीज़ निकल कर आ गई आपको। तो अब देखिए यहाँ से अब शुरू करते हैं कि क्या बात हुई है। तो सुनिएगा, मैंने कहा मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कह रहा हूँ तो सिर्फ उसके बाद इपिथेलियमी नहीं, उसमें कुछ न कुछ बात है। मैंने क्या कहा? तो कोशिकाओं में रक्त नलिका स्तर, ठीक है, यानी रक्त नलिका स्तर या कुपिका, जहाँ पर पदार्थों का क्या होता है? संवहन होता है वर्णात्मक पारगम झिल्ली द्वारा। ठीक है, वर्णात्मक पारगम झिल्ली द्वारा, वहाँ पर चिपटी इपिथेलियमी ऊतक कोशिकाएं होती हैं। इन्हीं को सरल सल्की इपिथेलियमी कोशिकाएं कहते हैं। मैंने किसके बारे में कहा? तो इसके बारे में कहा, सरल सल्की इपिथेलियमी कोशिकाएं। मैंने किसकी किसकी बात की? तो रक्त नलिका स्तर और कुपिका की बात की। रक्त नलिका स्तर व कुपिका, यहीं से, ठीक है, यहीं से कुपिका, जिससे क्या होता है? पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारगम। देखिए वर्णात्मक पारगम झिल्ली हम लोग इसके बारे में बहुत पहले ही कोशिका में पढ़ चुके हैं, तो ये क्या करता है आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पारगम झिल्ली, वर्णात्मक पारगम
झिल्ली, ठीक है, कह रहा है जिससे पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारगम झिल्ली से होता है, के द्वारा होता है। इसका मतलब समझिए कि रक्त नलिका स्तर और कूपिका में जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, उसमें जिससे पदार्थ का क्या होता है, संवहन होता है वर्णात्मक पारगम झिल्ली द्वारा, उसमें जो ऊतक होते हैं, ठीक है, वो एपिथेलियमी ऊतक होते हैं और ये चिपटी होती हैं। कैसे होते हैं, तो चिपटी होता है, चपटी एपिथेलियमी ऊतक पाए जाते हैं। इन्हें ही सरल सल की एपिथेलियम ऊतक कहा जाता है, एपिथेलियमी ऊतक कहा जाता है। ऊतक कहा जाता है। किसकी बात कर रहे हैं, तो सलिकी की बात कर रहे हैं। कहाँ पाया जाता है, तो रक्त नलिका स्तर और कूपिका में, रक्त नलिका स्तर और कूपिका में पाया जाता है। आहार नली और मुंह का स्तर सलिकी एपिथेलियमी ऊतक से ही ढका होता है। यानी जो सलिकी बात कर रहे हैं सलिकी की, तो यह आहार नली, जो ये आहार नली गई हुई है, और किसकी बात कर रहे हैं, मुंह की बात कर रहे हैं, इनमें भी सल्की एपिथेलियमी ऊतक से ये ढका होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, तो शरीर को रक्षात्मक कवच प्रदान करता है। क्या करता है, तो शरीर को रक्षात्मक कवच प्रदान करता है। त्वचा इन्हीं सिल्की ऊतक से क्या होता है, बना होता है। यानी मुंह तथा आहार नली का स्तर इन्हीं से बना होता है। इन्हीं से क्या होता है, बना होता है। क्या बना होता है, तो इनका स्तर इन्हीं से बना होता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, तो यह रक्षात्मक कवच की तरह काम करते हैं। कौन, तो सिल्की, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पर सिल्की की बात खत्म, सल्की की बात खत्म, सॉरी सिल्की बोल रहे हैं, सल्की की बात खत्म हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अस्तरी सल्की एपिथेलियम ऊतक। ये क्या करते हैं, तो त्वचा को कटने फटने से बचाने के लिए कई परतों में ये व्यवस्थित होते हैं। क्या करते हैं, देख लीजिए, ये हो गया। अब हम बात करने चल रहे हैं, इनकी बात करने चल रहे हैं। देखिए, जैसा जैसा है वैसे वैसे हम पढ़ाते हुए चल रहे हैं। तो त्वचा को कटने और फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती है। यह त्वचा को कटने व फटने से बचाने के लिए कई स्तर में व्यवस्थित होती है। कौन होती है भाई, तो स्तरीय सल्की, ये हो गया। अब पढ़ते हैं स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक। यह अवशोषण या स्राव में क्या होता है, सहायक होती है। यह अवशोषण करने में और स्राव करने में सहायक होती है। कौन, स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक। यह आंत के भीतरी स्तर पर मौजूद होती है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, तो यह क्या करते हैं, अवशोषण और स्राव में सहायक होते हैं। यह अवशोषण व स्राव में सहायक होते हैं, ठीक है। अवशोषण और स्राव में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो हमारे आंत के भीतरी स्तर पर मौजूद होते हैं। हमारे आंत के भीतरी स्तर पर यह हमारे आंत के भीतरी स्तर पर मौजूद होते हैं।
क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, सॉरी क्या होते हैं, भीतरी स्तर पर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं आपके स्तंभाकार के बारे में। अब देखिए एक इसी में एक चीज और जुड़ जाता है, पच्छादी स्तंभाकार एपिथेलियम। किसकी बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा देख लीजिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, सॉरी सॉरी 2 मिनट। कैमरा हम किसकी बात कर रहे हैं तो पच्छादी स्तंभाकार की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात करने चल रहे हैं तो पच्छादी। ठीक है, क्या ऐसा हो रहा है भाई? देखिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रहा है, कोई बात नहीं। देखिए किसकी बात करने चल रहे हैं तो पच्छादी। देखिए थोड़ी बहुत दिक्कत होगी और उससे ज़्यादा कुछ नहीं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एडजस्ट करिए बस। ठीक है, पच्छादी स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक की बात करने चल रहे हैं। देखिए क्या करते हैं, सुन लीजिए। श्वास नली में, ठीक है, स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक में पच्छाद यानी सीलिया होते हैं। क्या होते हैं, सीलिया होते हैं, जो एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाओं के सतह पर बाल जैसी संरचना पाई जाती है। ठीक है, ये पच्छाद गति कर सकते हैं और नलिका को क्या करते हैं, साफ रखते हैं। क्या करते हैं, नलिका को साफ रखते हैं, ये यही है पच्छादी स्तंभाकार नलिका। सुन लीजिए, यह श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक में पच्छाद होते हैं। क्या होते हैं, पच्छाद होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, तो ये एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाओं पर की सतह पर, कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी संरचना पाई जाती है। ये पच्छाद गति कर सकते हैं, पच्छाद गति कर सकते हैं, और इसी गति की वजह से नलिका क्या होती है, साफ रहती है। नलिका क्या होती है, साफ रहती है। देखिए मैंने क्या कहा, यह श्वास नली, यह श्वास नली में स्तंभाकार, श्वास नली में स्तंभाकार, ठीक है, स्तंभाकार, ठीक है, स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक, एपिथेलियमी ऊतक में, एपिथेलियमी ऊतक में किसकी बात कर रहे हैं, एपिथेलियमी ऊतक में पच्छाद भी यानी सीलिया, सीलिया क्या होते हैं तो सीलिया होते हैं, सीलिया होते हैं, जो क्या करते हैं, तो जो एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाओं की सतह पर पाए जाते हैं। यह ऊतक की कोशिकाओं पर बाल जैसे पाए जाते हैं, जैसे पाए जाते हैं। यह पच्छ क्या करते हैं, तो ये पच्छाद गति करते हैं। क्या गति करते हैं, तो ये पच्छाद गति कर सकते हैं। ठीक है, पच्छाद गति कर सकते हैं, जिससे नलिका
साफ रहती है, साफ रहती है। इनका काम ये है, ये इतना काम इनका होता है। अब लास्ट बचा घनाकार एपिथेलियमी ऊतक। किसकी बात कर रहे हैं? तो घनाकार एपिथेलियमी ऊतक की बात करने चल रहे हैं। तो ये घनाकार एपिथेलियमी ऊतक क्या होते हैं? तो ये वृक्क नली, यानी यह वृक्कीय जो नली होते हैं वृक्क की, उनकी और लार की जो ग्रंथि की नली होती है, उनके स्तर का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं, यानी यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। यह वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि की नली के स्तर का निर्माण करते हैं। देखिए किसकी बात करने चल रहे हैं? तो घनाकार, इसकी बात कर रहे हैं। तो यह वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि की नली, लार ग्रंथि की नली का क्या करते हैं? नली लार ग्रंथि के नली के स्तर का निर्माण करते हैं तथा यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। ये इतना काम किसका है? घनाकार का। ठीक है, इसी में आता है एक और आ जाता है आपका ग्रंथिल एपिथेलियम। इसका कुछ भाग, ठीक है, कहाँ पर होता है? तो ऊर्ध्वाधर क्या होता है? ऊर्ध्वाधर क्या होता है? मुड़ा होता है। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें तो जो ग्रंथिल एपिथेलियम है, इसका कुछ भाग क्या होता है? ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ होता है, और यह बहुकोशिकीय ग्रंथिका का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? तो बहुग्रंथी कोशिका का निर्माण करते हैं, और यही है आपके ग्रंथिल एपिथेलियम ऊतक। इसमें कुछ खास नहीं है, जितना था आपके में एपिथेलियम के बारे में मैंने बता दिया। अब समय ज़्यादा हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ताकि हम इसका तीसरा पार्ट जब बने तो इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे मेरे साथ जुड़े रहिए, तैयारी अच्छी होगी। मिलते हैं।